लग्जरी गाड़ियों के बाजार में बहार है। भारतीय अब पहले से ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं और यही कारण है कि लग्जरी कारों की कीमत भी 5 साल के उच्चतम स्तर पर चली गई है। देखिए रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जगुआर लैंड रोवर के डीलर अमित गर्ग पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं। इनके पास 250 गाड़ियों का ऑर्डर पेंडिंग है। लग्जरी गाड़ियों के बाजार में इतनी तेजी इन्होंने पिछले कई साल में नहीं देखी। कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। कस्टमर काफी एक्साइटेड है क्योंकि लैंड रोवर में काफी नए मॉडल्स आए हैं जिसमें बहुत फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे मॉडल्स उन्होंने गाड़ियों के दिए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर में एक एक्साइटमेंट है। डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसी की वजह से इतनी वेटिंग है और कस्टमर पैसे इतने सुपर प्रीमियम में इतने बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर वो पैसे देने को तैयार है। देश के लगभग सभी लग्जरी कारों की कीमत बढ़ी है। मार्केट रिसर्च फर्म JATO डायनेमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगी गाड़ियों की औसत रिटेल प्राइस 5 साल में लगभग 38% बढ़ी है। 2018 में जहां लग्जरी गाड़ियों की औसत कीमत 58 लाख थी, वो 2022 में बढ़कर 80 लाख पर पहुंच गई। वहीं लोग लग्जरी गाड़ियों के भी टॉप एंड मॉडल खरीद रहे हैं, इसलिए कंपनियां अपनी टॉप लाइन को मजबूत कर रही हैं। मर्सिडीज का टॉप एंड सेगमेंट 2018 में 12% था, जो 2022 में 22% हो गया। इस साल के पहले 4 महीनों में लैंड रोवर की ARP 1,36,00,000 रही, जो 2018 में 80 लाख थी। लेकिन लग्जरी गाड़ियों की औसत कीमत बढ़ रही है, बिकने वाली गाड़ियों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है। 2018 में 40,000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बिकी, वहीं 2022 में यह संख्या 35,500 के लगभग रही। वैसे इस साल के पहले 4 महीनों में ही 13,600 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बिक चुकी हैं। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन अब अपनी पसंद के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। गाड़ी चाहे 2 करोड़ की हो या 5 करोड़ की, इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सिर्फ लग्जरी गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ रही बल्कि इनकी औसत कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग इन्हें खरीदने को तैयार हैं। ये ट्रेंड आने वाले दिनों में लगातार बने रहने की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। कल कंज्यूमर अड्डा में हमने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिटेल से बताया था। अब आज बारी है इलेक्ट्रिक कार की। अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार में रुचि रखते हैं तो देखना मत भूलिए आज का कंज्यूमर अड्डा, हमारे ईवी स्पेशल सीरीज का दूसरा एपिसोड, इलेक्ट्रिक कार बेस्ट ऑप्शन। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक ईवी कार लेनी है तो कौन सी कार आपके बजट में बैठेगी सबसे फिट, आज शाम 5:57 पर। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मामले से। अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि अभी तक किसी तरह की हेराफेरी का कोई सबूत नहीं मिला है। कमेटी के इस बयान के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आज जो तेजी रही, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने और क्या क्या कहा है, डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, क्या कहती है ये समिति की रिपोर्ट? तो देखिए विपिन जी, सबसे पहले अगर हम कमेटी के रिपोर्ट की बात करें तो सेबी ने अभी तक जो फाइंडिंग्स अपनी भेजी हैं कमेटी को, और कमेटी ने जो एनालाइज किया है सिचुएशन, उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी एलिगेशन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में निकला है उसकी सेबी ने पूरी तरीके से जांच नहीं की है, और ये कहना कि कोई एलिगेशंस प्रूव हुए नहीं हुए ये भी प्रीमेच्योर होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मैनिपुलेशन की जहां तक की बात है, क्योंकि ये भी एलिगेशन लगता रहा कि अदानी ग्रुप के शेयर्स मैनिपुलेटेड हैं या मैनिपुलेशन है, किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं पाया गया। दूसरी बात, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं, जहां 2016 से सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि जो क्रेस्टा फंड है या एलाराज अपॉर्चुनिटी फंड है, काफ़ी सारे कॉमन शेयर होल्डर्स अदानी ग्रुप के अंदर थे, जहां जो KYC नियम है, जो कंप्लायंस नियम है, उनका पालन किया गया और किसी भी प्रकार की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अदानी ग्रुप और इन फंड्स के बीच में नहीं पाई गई। तो क्लियरली ये भी एलिगेशन जो है वहां सेबी की तरफ से एक क्लीन चिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ सेबी का किसी भी प्रकार का फेलियर नहीं है। तो कोई भी प्रकार की रेगुलेटरी फेलियर इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेटी को नहीं दिखाई पड़ रही है। और जहां तक कि रिटेल निवेशकों का सवाल है, कमेटी के हिसाब से अदानी ग्रुप ने नेसेसरी स्टेप्स लिए जहां रिटेल निवेशकों का हित और उनके रिलेटेड जो कंप्लायंस है उसका पालन किया जाए। तो यहां भी अगर आप देखें तो क्लियरली अदानी ग्रुप ने अपनी जो रोल करनी थी वो हिसाब से की है। और जहां तक कि सेबी की जांच का सवाल है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके, यहां सेबी ने ऐसे एंटिटीज पाई हैं जो रिपोर्ट के पहले उन्होंने शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है, अदानी ग्रुप के शेयर्स को, और रिपोर्ट के बाद इन शॉर्ट्स को मुनाफे में कवर किया गया है। तो यहां भी सेबी जो है चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जहां तक कि हिंडनबर्ग के एलिगेशंस का सवाल है, यहां कोई प्रकार का कंक्लूजन सेबी ने अभी तक अदानी ग्रुप पे नहीं निकाला है।
राइट, तो ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और अभी तक कोई कंक्लूजन, जैसा यतिन बता रहे हैं, उसमें नहीं निकाला है, लेकिन उसके जो फाइंडिंग्स वो यतिन ने हमें बताया। लेकिन इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर रही, वो भी सेबी के हवाले से, कि सेबी ने म्यूचुअल फंड से कहा है कि वो निवेशकों से खर्च के नाम पर लेने वाले चार्जेस को कम करे। सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशियो पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। डिटेल एक बार फिर हम यतिन से लेंगे। तो यतिन, सेबी ने अपने नए प्रस्ताव में क्या कहा है? तो देखिए, शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी के ये प्रस्ताव कंसल्टेशन पेपर में पसंद ना आए, लेकिन हाँ, जो निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है इसको कम करने पे सेबी जोर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशकों की जेब से जो पैसा जा रहा था टीआर के नाम पे या एक्सपेंसेस के नाम पे, वहां अब सेबी ने काफी सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जीएसटी जो होता है वो चार्जेस पे लगता है, तो जीएसटी की जो अमाउंट है वो भी टीआर रेशियो के अंदर लाई गई है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इनको लिमिटेड तरीके पे एक्सचेंज की मेंबरशिप भी दी जानी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव भी है, जहां एक्सपेंसेस जो है ब्रोकरेजेस की एएमसी कंपनियां घटा सकें। इसके अलावा अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहां भी एग्जिट लोड को कम करने पे जोर दिया गया है। महिला निवेशक हों तो इनको टीआर रेशियो ज्यादा दिया जाए, क्योंकि महिला निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए, ये भी कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कहा है। और एक स्लैब वाइज टीआर रेशियो के ऊपर सेबी ने जोर दिया है। तो जितना कम एयूएम होगा शायद उतना टीआर ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर एयूएम आपका 30,000 करोड़ से ज्यादा है तो टीआर आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी को लगता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो स्केल का बिजनेस है। जितना ज्यादा आपका एयूएम होता है उतना खर्चा आपको कम लगता है, और कहीं ना कहीं इसको लेके जो है डिवाइडेड है इन्वेस्टर्स और एएमसी कंपनीज, क्योंकि एएमसी कंपनी का ये कहना है जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं कि शायद 8 से 10% से ज्यादा का मुनाफे पे इससे असर होगा, क्योंकि टीआर रेशियो का जो डेफिनेशन है उसको अगर चेंज किया जाए तो शायद प्रॉफिट ग्रोथ इनकी कम हो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं छोटे निवेशकों को ये स्टेप्स का फायदा होगा। कंसल्टेशन पेपर खुला है जहां सेबी जो है स्टेक होल्डर से सुझाव मंगाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया यतिन। तो कुल मिला के इन्वेस्टर्स और निवेशकों के फायदे की ये खबर है, और अगर ये सुझाव लागू होते हैं तो आने वाले वक्त में निवेशकों का सीधा सीधा फायदा यहां पर नजर आता है। इस पर क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीआईओ संदीप टंडन का कहना है कि सेबी के कंसल्टेशन पेपर के सुझावों से निवेशकों को लंबे समय के लिए फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे नए म्यूचुअल फंड और मीडियम साइज के म्यूचुअल फंड्स को दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जो इस तरह की जो बीच में इंटरमीडिएटरी बॉडीज भी इन्वॉल्व हैं, वहां पर भी क्या इम्पैक्ट आता है अल्टीमेटली। अगर ओवरऑल अगर हम इस चीज को देखें तो हमको आईडीएस भी कम हो जाएंगे, तो वो भी एक ड्रॉबैक। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अल्फा इन्वेस्टर के लिए जनरेट करना है, नहीं तो सब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो बड़े म्यूचुअल फंड है उनको इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो मीडियम साइज म्यूचुअल फंड है हमारे जैसे, और ये नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, उनके लिए बिजनेस कंप्लीटली अनवायबल हो जाएगा। अगर वो आप शुरू से इस तरह के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को लोड अप करना स्टार्ट करेंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी, कहीं वहां पे डेंट होता है। आई एम श्योर, मेरे को ऐसा लगता है रेगुलेटरी बॉडी उसको कंसीडर करेंगे। चलिए अब लगे तो बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज तेजी रही और बाजार नीचे से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स आज करीब 300 अंक चढ़ गया और 61,730 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 73 अंक चढ़कर 18,203 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली, आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन पूरा डिटेल हम लेंगे अपने सहयोगी सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले तो आज इस तेजी के क्या कारण रहे? शुरुआत तो शानदार रिकवरी दिखाई है, उसके दम पे इंडेक्स जाके कहीं दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 18,060 के आसपास के लोज, और लोज से बढ़िया रिकवरी 18,200 के ऊपर इंडेक्स को ले आई। तो रफली 250 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में रही और सेंसेक्स भी एक शानदार रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप हालांकि लोअर लेवल से पुल बैक के बाद फ्लैट जरूर बंद होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आज की ड्राइविंग फोर्स था आईटी और हैवी वेट्स जो कि सपोर्ट कर रहे थे। बैंकिंग शेयरों में बाइंग थी, अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ दोबारा बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस निफ्टी के अंदर या निफ्टी आईटी के अंदर रफली 1.5% के आसपास की जोरदार तेजी थी। ऑटो, रियल्टी शेयर भी रफली हरे निशान में और अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेटल, इंफ्रा, पीएसयू बैंक, यहाँ पर भी कुछ हद तक खरीदारी थी। तो जो एक पुल बैक ट्रेड्स हैं वो तमाम इंडिसीज में, तमाम स्टॉक्स के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप में, कैश मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़े। जी, तो इस तेजी के बीच सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ रहा?
तो निफ्टी के टॉप गेनर्स के साथ शुरुआत करूंगा। आज अदानी समूह पूरा जिस खबर की आप चर्चा कर रहे थे उसके लिहाज से एक बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली पूरे समूह के अंदर। अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। टाटा मोटर्स अच्छा पुल बैक, टेक महिंद्रा 2-2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में डीवी स्लैब नंबर से पहले यहां प्रेशर रहा। ब्रिटानिया 1.5% नीचे, ओएनजीसी 1% नीचे, एनटीपीसी करीब 1% की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में रैमको सीमेंट नंबर्स की शानदार इंपैक्ट, अदानी पावर 5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी पुल बैक और आईटी से परसिस्टेंट सिस्टम करीब 3% की तेजी यहां देखने को मिली। खराब नंबर्स का इंपैक्ट रहा ग्लैंड फार्मा में 20% का लोअर सर्किट, ऊनो मिंडा 5% नीचे, विनाती करीब 3% नीचे और थर्मैक्स रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ नंबर्स का रिएक्शन या फिर अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप में जहां पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया। तो इस मार्केट अपडेट के लिए इतना हफ्ते का इस आखिरी दिन और बाजार ने बढ़त पर यह हफ्ता खत्म किया है। और अब एक खबर जो युवाओं से, बच्चों से और माता पिताओं से सबसे जुड़ी हुई है। युवाओं के चहेते पबजी गेम की भारत में एक बार फिर से वापसी हो गई है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कंपनी को पबजी को दोबारा भारत में शुरू करने की अनुमति दे दी है। क्राफ्टन कंपनी ने कहा है कि भारत सरकार के फैसले से वो खुश हैं और सभी शर्तों का पालन करेंगे। डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पबजी पे से बैन हट गया, बहुत सारे लोग उत्साहित होंगे, लेकिन क्या आधार रहे जिसके चलते बैन हटा लिया गया? साल 2020 में पॉपुलर गेम पबजी के ऊपर रोक लगा दी थी। इसके बाद कंपनी ने बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल के नाम से एक नया गेम लॉन्च किया था, लेकिन सरकार ने दोबारा से इसके ऊपर रोक लगा दी। सरकार ने इसके ऊपर काफी सारी आपत्तियां जताई थी। सरकार का कहना था कि कंपनी डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है, कंपनी के सर्वर चीन के अंदर है, युवा इससे काफी सारे एडिक्ट हो रहे हैं, युवा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा इसके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं और खुद को खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसा कहते हुए सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर अब सरकार ने इस गेम को भारत में लॉन्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकार ने ट्रायल बेस के ऊपर कंपनी को मंजूरी दी है। सरकार का यह कहना है कि कंपनी ने सर्वर और डाटा प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस का पालन कर लिया है। सरकार ने कंपनी को जो भी चेंजेस बताए थे गेम के अंदर, कंपनी वो भी करने के लिए तैयार हो गई है। खासतौर पर सरकार ये चाहती थी कि बच्चे इसमें ज्यादा एडिक्ट ना हो, अपना पैसा और ज्यादा समय बर्बाद ना करें, तो वो सारे चेंजेस कंपनी मानने के लिए तैयार हो गई है। तो उसको देखते हुए सरकार ने ट्रायल बेसिस पर 3 महीने के लिए इस गेम को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद सरकार इसको मॉनिटर करेगी। अगर सरकार इससे सेटिस्फाई रहती है तो आने वाले दिनों में कंपनी को फुल फ्लेज मंजूरी मिल सकती है। चलिए, तो कुछ शर्तों के साथ अभी मंजूरी और सब कुछ सही रहा तो आगे फुल फ्लैज मंजूरी, लेकिन पबजी की भारत में एक बार फिर से हो गई है वापसी। चलिए, अब रुख करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। कर्नाटक में भारी माथापच्ची के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही फैसला हो गया हो, लेकिन अभी भी मंत्रियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उधर दिल्ली में मंत्रियों की लिस्ट को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए विपक्षी नेता ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी पल्लवी। तो पल्लवी, पहले तो ये बताइए कि कर्नाटक में मंत्रियों की लिस्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन क्या ये वैसी ही है जैसी दोनों नेता चाह रहे थे या यहां पर भी खींचतान है? कैसे कुल मिला के अब मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिलेंगे? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब माथापच्ची इस बात पे शुरू हो गई है कि किसको मंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी ने एक विश लिस्ट दिया तो था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कि जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया, चाहे वो SC ST के हो या मुस्लिम हो या महिला हो, उन सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए जब भी वो मंत्रिमंडल बनेगा। लेकिन साथ ही आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक के बाद एक कांग्रेस का नेता ये बोलने लगे हैं कि अगर हमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो कम से कम हमें एक मंत्री पद दो और वो भी अहम पोर्टफोलियो भी दो। इसमें से अगर हम बात करें जी परमेश्वरा का क्या MB पाटिल का, उनका मानना ये है कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा, यानी कि सिर्फ DK शिव कुमार को बनाने से काम नहीं चलेगा। जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया, और अगर आप चाहते हो कि लोकसभा चुनाव में लिंगायत कम्युनिटी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कर्नाटक में, वो आपको वोट दे। कम से कम 14 या 15 ऐसे लोकसभा सीट्स हैं जिसमें लिंगायत कम्युनिटी का पकड़ है, और ऐसे में इन्हीं को इधर उप मुख्यमंत्री का पद या जो अहम भूमिका है या पोर्टफोलियो है वही दिया जाए। तो आने वाले दिनों में यही सबसे मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के आला कमानों के लिए कि किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री। जी, एक मुश्किल तो रहेगी और
ये खींचतान शायद चलती भी रहे। इधर पल्लवी, कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन बनाने की भी तैयारियां हैं। ममता पवार नतीजे से दिग्गजों को न्योता दिया गया है। सुना है कि ममता शायद ना भी आए। क्या डिटेल है इस पर, कौन कौन शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2018 में जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, उस समय भी एक विपक्षी पार्टियों का एक ऑपोजिशन यूनिटी को दिखाने की कोशिश की गई थी और वो तस्वीर सबको याद होगा जिसमें मायावती, ममता बनर्जी सब साथ साथ दिखे थे सोनिया गांधी के साथ। उस समय कांग्रेस ने ये दावा किया था कि 2019 में ये ऑपोजिशन यूनिटी बरकरार रहेगी और हम एनडीए या बीजेपी को हरा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मायावती तो आजकल बातचीत भी नहीं करती कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, ना अखिलेश यादव, और ममता बनर्जी भी कभी हाँ कभी ना। लेकिन इस बार न्योता सबको दिया गया है और इस न्योता में अब तक नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन ये सब हाँ बोले हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी खुद तो नहीं आएंगी, लेकिन वो बतौर एक रिप्रेजेंटेटिव काकुली दस्तेदार को भेज रही है। तो एक कोशिश जरूर की जाएगी कि 2024 में कम से कम एक विपक्ष एकता की बात की जाए। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीती थी तो ऐसे में सबसे पहले जो बधाई आई थी वो ममता बनर्जी से। विपक्षी दलों का मानना ये है कि जिन जिन राज्यों में जो पार्टी का पकड़ है, अगर वहां पे वो लोग अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो फिर लोकसभा में ये मुमकिन भी है कि बीजेपी को हराया जाए। सवाल यही उठता है, क्या ये जो यूनिटी हमें देखने को मिलेगा 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, क्या ये आगे भी रहेगा? जी बिल्कुल सही सवाल है पल्लवी आपका कि ये सिर्फ उस दिन की एक पोस्टरिंग होगी, फोटो ऑप होगा, या फिर ये यूनिटी आगे भी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 की अहम मीटिंग हो रही है। इसमें भारत स्पेशल इनवाइटी है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा रवाना हो चुके हैं। वहीं G7 के साइडलाइन पर ही पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात भी होनी है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की की यह पहली मुलाकात होगी। G7 के साइडलाइन पर होने वाली इस मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। हमारी सहयोगी मारिया शकील बता रही है हिरोशिमा से ये खास रिपोर्ट। हिरोशिमा का ये गेनबाकू डूम तबाही बयान करता है। 6 अगस्त 1945 में जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया था हिरोशिमा के शहर पर, तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसी तरह बर्बाद हो गए थे। 78 साल बाद यहाँ पर G7 की समिट हो रही है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक सब मौजूद हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और यहाँ पर से मैसेज जाने वाला है पीस का। क्या रशिया को, क्या रूस को एक अहम पीस का मैसेज प्रधानमंत्री देंगे? प्रधानमंत्री जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात और बातचीत को हम खास तौर पर कवर करेंगे। इसी पार्क में दुनिया के G7 समिट के नेता और उसके अलावा जो 8 देश इनवाइट किए गए हैं वो लोग सब यहाँ पर मिलेंगे और मुलाकात करने वाले हैं जो एटॉमिक बॉम्ब के जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ। तो प्रधानमंत्री हिरोशिमा पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे जेलेंस्की से भी और बहुत सारे अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, जिसका कवरेज जैसा मारिया बता रही थी कि आपको लगातार CNBC आवाज पर देखने को मिलेगा। चलिए हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद लग्जरी गाड़ियों के बाजार में इन दिनों में बाहर कौन सी गाड़ी कितनी बिकी, देखिए पूरी रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद।